लालू ललुआ हो जाते हैं, नीतीश नीतीशवा हो जाते हैं। किसी ने राजनाथ सिंह को राजनाथवा, अडवाणी को अडवाणिया, किसी ने अटल बिहारी को अटलवा नहीं कहा, गिरिराज सिंह को गिरिराजवा नहीं कहा, किसी ने मिश्रा राय ठाकुर सिन्हा सिंह सरनेम वाले के नाम को नहीं बिगाड़ा। क्यों? क्योंकि नाम बिगाड़ने का काम, नीचा दिखाने का काम, जाति सूचक गाली देने का काम दलित पिछड़ों का नहीं था, अब भी नहीं है। इसलिए संगठित होकर अपनी संख्या के बराबर संसाधनों पर हिस्सेदारी देख लीजिए, सत्ता में साझेदारी का मुआयना कर लीजिए, जातिगत श्रेष्ठता का उद्देश्य सुन लीजिए, सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठा माप लीजिए और फिर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा याद रखिए, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अगर आप भी लालू को चारा चोर कहते हैं, अगर आप भी तेजस्वी को नौमी फेल कहते हैं, अगर आपको तेजस्वी के बाथरूम में 16 एसी होने से दिक्कत है, अगर तेजस्वी के बेटा के हाथ में नारियल पानी देखकर आपका गला सूखने लगेगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरा सुनिएगा क्योंकि आज तक नहीं सुने होंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू होने से पहले ही जातीय श्रेष्ठता से ग्रसित एक खास वर्ग बेचैन हो चुका है। उसे पता है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी के ऊपर पोत दिए गए सफेद झूठ की कलई खुलने वाली है। इसलिए हर नए दिन उसकी जातिवादी कुंठा बाहर निकलकर सामने आ रही है। अब उन्हें जाति आधारित जनगणना के खर्चे से दिक्कत है, उन्हें बेरोजगारी और गरीबी दिख रही है, बिहार का पिछड़ापन दिख रहा है। वो अब खुद को जातिवाद से मुक्त बता रहे हैं, बिहारी और हिंदुस्तानी जाति का बता रहे हैं। दरअसल वो डर रहे हैं। बात बात पर अपनी जाति का जय घोष करने वाले, नस्लीय श्रेष्ठता का उद्वेष करने वाले समझ चुके हैं कि जनगणना के बाद लंबे समय से चलता आया उनका फर्जीवाड़ा उजागर हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई उससे कहीं आगे की है। ये लड़ाई शोषक और शोषितों की है ही नहीं, ना ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक वर्चस्व के लिए है। ये लड़ाई तो लोहिया शहीद जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव और बीपी मंडल जैसे योद्धाओं की लड़ाई है। और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में संख्या के हिसाब से भागीदारी तय नहीं होती। सचिवालय से लेकर देश की संसद में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी तय नहीं होती। 50% से अधिक आबादी वाला पिछड़ा समाज कब तक 27% आरक्षण के नाम पर 12-15% का लेमन चूसेगा? अब है हिम्मत तो तथ्य के साथ कटाक्ष सुनिए। क्या किसी ने जयललिता जी के 5,000 के सैंडल, 10,000 के साड़ी और करोड़ों के सौंदर्य प्रसाधन पर बात किया है? हर किसी को तेजस्वी यादव जी के 16 एसी ही क्यों दिखता है? मोदी जी की फकीरी किसी से छुपी है क्या? 60 लाख का सूट, 35,000 किलो का मशरूम, किसको नहीं पता? लालू जी के 9 बच्चों को गिनने वाले लोग, क्या आपको मालूम है देश के पीएम नरसिम्हा राव के कुल जमाई 11 संतानें थी? देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी स्वयं 13 भाई बहन थे। गांधी जी स्वयं 9वीं संतान थे। राणा प्रताप के 23 बच्चे थे। तो दिक्कत सिर्फ लालू जी से क्यों? अब आइए कि तेजस्वी 9वीं फेल है। जयललिता जी को जानते हैं, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक की प्रमुख। जयललिता ने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई रोक दी थी क्योंकि वह फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने फिल्मों में काम करने के बाद राजनीति में कदम रखा था। उमा भारती वर्तमान में मोदी सरकार में सबसे कम शिक्षित मंत्री उमा भारती हैं, जो जल संसाधन और गंगा कायाकल्प मंत्री हैं। उन्होंने केवल 6ठी कक्षा तक अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की है। मेनका गांधी बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने केवल 12वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी की है। अनंत गीते शिवसेना के सांसद और एनडीए सरकार में उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यमिता मंत्री, उन्होंने केवल हाई स्कूल तक अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की है। यह सब किसी को नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या कि तेजस्वी 9वीं फेल है। लालू यादव जी उस जमाने के मास्टर डिग्री धारक हैं, लेकिन यह सब लोग आज भी उन्हें अनपढ़ साबित करने से पीछे नहीं हटते। बिहार यूपी घूम लीजिए, यहां मुलायम लालू शरद यादवों के नेता घोषित हो जाते हैं। नीतीश बेनी प्रसाद सोनेलाल कुर्मियों के नेता घोषित हो जाते हैं। रामविलास पासवान को दुसाध समुदाय के आगे किसी ने नहीं परखा। मायावती का असर गैर जाटव दलितों में शून्य के बराबर बताया जाता है। ओम प्रकाश राजभर मामूली विधायक की हैसियत में सिमट जाते हैं। जाट बिरादरी से बाहर जयंत चौधरी क्यों नहीं पहुंच पाते? स्वामी केशव उपेंद्र कुशवाहा को जाति के बाहर कोई नहीं पूछता। इनमें से ज्यादातर नेता जमात का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन साजिश के तहत उन्हें जातियों में समेट के राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर कर दिया गया है। कभी ध्यान दीजिए और ढूंढिए हमारे मास लीडर को एक जात का नेता किसने बनाया? पिछड़ों के वोट में सेंधमारी के लिए दलित पिछड़ों को किसने बांटा? बहुजनों में फूट डालकर किसने राजनीति की? किसे योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद नहीं दिख रहा है?
अधिकांश सवर्ण नेताओं की राजनीति उनके अपने समाज के उत्थान के लिए रही है, अभी भी है, पहले भी थी, लेकिन उन पर कभी जातिवाद के आरोप नहीं लगे। उन्हें एक जाति विशेष का नेता नहीं बताया गया, क्योंकि जातिवाद का आरोप लगाने वाले वही थे जो सामाजिक तौर पर मजबूत हैं। सामाजिक न्याय जिनके आंख में चुभता है, जाति आधारित जनगणना से जिनकी नींद हराम हो गई है, 90% से ज्यादा सवर्णों की तादाद वाला संघ हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में 100% आरक्षण के साथ एडिटर की कुर्सी पर बैठे मनुवादी एंकर्स हों, या खुद को बुद्धिजीवी बताने वाला अपर कास्ट वामपंथी वर्ग, इन्हें तमाम क्रीमी लेयर केवल पिछड़ों और दलितों में दिखते रहे हैं। मायावती के लिए आज भी घटिया स्तर की भाषा और चुटकुलों का इस्तेमाल किया जाता है। लालू ललुआ हो जाते हैं, नीतीश नीतीशवा हो जाते हैं। किसी ने राजनाथ सिंह को राजनाथवा, अडवाणी को अडवाणिया, किसी ने अटल बिहारी को अटलवा नहीं कहा, गिरिराज सिंह को गिरिराजवा नहीं कहा, किसी ने मिश्रा राय ठाकुर सिन्हा सिंह सरने वाले के नाम को नहीं बिगाड़ा। क्यों? क्योंकि नाम बिगाड़ने का काम, नीचा दिखाने का काम, जाति सूचक गाली देने का काम दलित पिछड़ों का नहीं था, अब भी नहीं है। इसलिए संगठित होकर अपनी संख्या के बराबर संसाधनों पर हिस्सेदारी देख लीजिए, सत्ता में साझेदारी का मुआयना कर लीजिए, जातिगत श्रेष्ठता का उद्देश्य सुन लीजिए, सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठा माप लीजिए, और फिर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा याद रखिए, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बिहार, यूपी समेत पूरे देश की क्रांतिकारी भूमि में सामाजिक बदलाव की चेतना इसी नारे से आएगी। जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद ही सामाजिक आर्थिक न्याय की मजबूत इबारत लिखी जाएगी। बाकी मैं विकास राज, एक्सपोज मीडिया से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।